करवाया था एनआईए लखनऊ से। उसमें जो कंप्लेनेंट है वो होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लेवल के हैं, यूनियन सेक्रेटरी जो होते हैं होम मिनिस्ट्री में, उन्होंने वो एफआईआर दर्ज करवाई थी। और उन्होंने बोला कि ये जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ पर जो माओइस्ट पार्टी है वो अपना काम रिवाइव करने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अपना काम रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो ये लखनऊ एनआईए को जिम्मेदारी दी गई कि आप लोग एक काम कीजिए, इन एरिया में जाके और अलग अलग लोगों की दबिश कीजिए। और ये यही चल रहा है पिछले 1 साल से। अगर आप इस एफआईआर को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें एक पैराग्राफ बनाया है और उसमें 14 लोगों का नाम डाला है और उसमें कुछ लोगों का नाम पता भी नहीं, उनका नाम है क्या, और अदर्स डाल दिया है। अगर ये एफआईआर, हम इस एफआईआर को ही चैलेंज करते हैं जो पूरी कहानी बनाई है कि ये लोग हैं और ये ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, यहाँ से फंडिंग ले रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इस वेबसाइट का यूज कर रहे हैं और इंडियन स्टेट के खिलाफ में घोर उन्होंने छोड़ रखी है। तो ये जो पूरा नैरेटिव बनाया है इंडियन स्टेट ने एनआईए के जरिए और उसके जरिए जो रेड कर रही है, अपने रेड को जो जस्टिफाई कर रही है, उसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इसी चीज के लिए है कि जो एनआईए एजेंसी है, जो जिस तरीके से अलग अलग स्टेट में एफआईआर रजिस्टर कर करके इंट्रा स्टेट एक्टिविस्टों को उसमें इन्वॉल्व करती है और इंप्लीकेट करती है, और उसको लेके उनको एक पर्टिकुलर स्टेट में 5-6 स्टेट के लोगों को एक स्टेट की जेलों में जाके भर देती है, वहां उनको हैरेस कर रही है, इंटरोगेशन करवा रही है। एक हरियाणा के व्यक्ति को लखनऊ जाके इंटरोगेट किया जा रहा है, कोई इलाहाबाद का कोई स्टूडेंट है उसको लखनऊ बुला रहे हैं, कोई पंजाब का किसान लीडर है उसको लखनऊ बुला रहे हैं। तो जिस तरीके से एनआईए काम कर रही है, ये पूरा का पूरा, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइटल भी यही रखा है कि जो भीमा कोरेगांव का जो मॉडल था, जिस तरीके से भीमा कोरेगांव की शुरुआत हुई, एक फेक एफआईआर जिसमें बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की हत्या की साजिश की जा रही है, उस एफआईआर का कोई आधार नहीं और एक एफआईआर के आधार पे 16 एक्टिविस्टों को जेल में डाल दिया गया। उसमें से कुछ 6-7 लोगों को जमानत मिल पाई 3-4 साल के बाद में, आज 6 साल हो गए हैं ना, उसका कुछ ट्रायल का पता है, और 8 लोग उसके अब भी जेल में। और एक जो सेन स्वामी है वो तो उनकी जेल में डेथ हो गई, कह दीजिए उनको मार दिया गया क्योंकि उन्होंने बेल अप्लाई कर रखी है। जिस टाइम पे कोरोना में सब जो ऑरेंज पर्सन उनको छोड़ा जा रहा था, उस टाइम उनकी बेल रिजेक्ट करके उनको जेल में रखा जा रहा था। और ये जो एफआईआर है वो कहीं ना कहीं उसी सा एक्सटेंशन है कि जो लोग 5 साल पहले बच गए या फिर जिनको छोड़ दिया गया, उनको नेक्स्ट राउंड है जो है 5 साल का, जो उसमें कैसे जो बाकी लोग बचे हुए हैं उसमें उसको कैसे इंक्लूड करके उसमें रखा जाए। तो इसी एक्सटेंशन के साथ में जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई पिछले साल 5 सितंबर को यूपी में अलग अलग जगह पर, स्टूडेंट पर, राइटर है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, कोई लॉयर है, कोई कुछ है, सबके यहाँ पर रेड की जाती है। किसी को अरेस्ट किया नहीं जाता है, सबको अलग अलग दिन पर लखनऊ आइए अलग अलग टाइम पर रेड करके अलग अलग टाइम पर उनको इंटरोगेशन करती है। किसी को 2-2 बार करती है, किसी को कुछ समय के बाद फिर नोटिस दिया जाता है। कोई अरेस्टिंग नहीं है, नामजद एफआईआर, कुछ लोगों का तो नाम भी डाल दिया। अगर एनआईए इतना श्योर है तो 1 साल पहले जो जिन लोगों के नाम पे नामजद एफआईआर है वो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अगर वो बोली नहीं है और वो इतने ऐसे फेक एफआईआर बनाई गई, इसमें कोई आधार नहीं है, ये पूरा का पूरा जो चीज रचा जा रहा है, ये जैसे एडवोकेट अजय कुमार की जो अरेस्टिंग हुई है, इनको एडवोकेट अजय कुमार जो विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन है, विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन जो है वो पूरे देश भर में जो आदिवासियों का जो विस्थापन हो, कहीं पर भी जो विस्थापन हो रहा है उसको लेकर के वो दिल्ली में इनके रिप्रेजेंटेटिव थे और उन्होंने जो काम किया झारखंड में या फिर अलग अलग जगह पे विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के नाम पर स्टेन स्वामी को टारगेट किया गया, दामोदर टोली को टारगेट किया गया। और अभी कुछ दिन पहले ही कलाकार भेड़िया जो है झारखंड से जो झारखंड छत्तीसगढ़ से है, वहां उनकी रेड की गई और इसी केस में पूछताछ की गई। तो इसमें जो विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन है, इसके पीछे जो एनआईए है, जो इंडियन स्टेट है, कॉर्पोरेट यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए सालों से पीछे पड़ा है और इसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनको हरास करके, इंटिमिडेट करके, अरेस्ट करके, जेल में डाल के अलग अलग तरीके से लोगों को जेल में रखा गया है। और इसमें जो दूसरी चीज है, जो इसमें एक और साथी जो अरेस्ट हुए हैं, अनिरुद्ध राजन मानेसर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसमें पिछले 4 से 5 सालों से ट्रेड यूनियन में काम कर रहे हैं। मानेसर जनरल मजदूर संघ उनका
यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो 5 सालों से काम कर रहे हैं, वो उनके फाउंडिंग मेंबर है, वहां जाकर उन्होंने काम शुरू किया और वहां पर उन्होंने काम शुरू किया और कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन के साथ में भी उन्होंने, जब भीमा कोरेगांव की अरेस्टिंग हुई तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के लिए एक लंबे समय तक काम किया, कोरोना से पहले। कोरोना के टाइम वो मानेसर चले गए और वहां पर मजदूरों के बीच में उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वहां पर अपना काम करना शुरू किया और वहां पर संगठन की स्थापना की। और स्टेट ने जो ये पूरा हरियाणा का जो सेंटर बना दिया है और जिस तरह से एनआईए अलग अलग अपनी प्रेस रिलीज के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो बात बोल रही है कि जो नॉर्थन एरिया है जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब और ये दिल्ली जो भी किसान मूवमेंट का जो सेंटर रहा है और जो जिसने जो मोदी गवर्नमेंट है, जो फासिस्ट गवर्नमेंट उसको चैलेंज किया है, उस पूरे सेंटर को जो किसान मूवमेंट का सेंटर रहा है उसको माओइस्ट के नाम से टैग करना चाह रही है सरकार की। यहाँ पर अभी एनआईए के ऑफिशियल का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बोला है कि ये जो स्टेट है जो किसान आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ रहे हैं उस टाइम भी और आज भी है और जो सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि ये माओइस्ट रिक्रूटमेंट का सेंटर है आज के दिन सबसे बड़ा पूरे देश में। हालांकि वो लगता है कि होम मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रायपुर में और उन्होंने कुछ स्टेट को नामजद किया कि यहाँ माओइस्टों की एक्टिविटी है, उनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड का कहीं भी नाम नहीं था। तो हमारा सवाल इससे भी है कि जो ये एडवोकेट है और किसान मजदूर जो आंदोलन है अलग अलग तरीके से जो सरकार को चैलेंज कर रहा है और सरकार उसको डबल कर रही है, अगर यहाँ पर आपके दायरे में अगर एक होम मिनिस्टर बोल रहा है कि यहाँ कुछ है नहीं तो ये लोग कहां से पैदा किए जा रहे हैं और क्यों इनको टारगेट किया जा रहा है ट्रेड यूनियनिस्टों को। तो जो अनिरुद्ध राजन है, अनिरुद्ध राजन यहाँ से अपने घर जा रहे थे और अपने दोस्त से मिलते हुए उनको चेन्नई जाना था, ये बात पुलिस ने भी वो चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई जाना कोई गलत चीज थोड़ी ना, अपने घर जा रहे थे वो, उनको पता है, हमको कुछ नहीं पता आज तक, ना कुछ इन्फॉर्म किया गया है कि कहां से उनको रात को दबोच के वो लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनको 14 दिन की पुलिस रिमांड पे रखा गया, अभी तक कुछ नहीं पता है। उन्होंने पकड़ते ही बोल दिया कि ये हरियाणा का माओइस्ट है। वो व्यक्ति 5 साल से हरियाणा के मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में बोला है ये 5 साल से माओइस्ट पार्टी का मेंबर है और उस पर सेक्शन यूएपीए का 10 लगाया है। अगर आपके पास इतनी पक्की इंफॉर्मेशन है कि वो 5 साल से मेंबर है तो 5 साल से वो व्यक्ति उसी हरियाणा के मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में 5 तक आपने क्यों नहीं पकड़ा उसको? वो यहीं पर प्रोग्रामों में आता जाता रहा है, हमेशा आता जाता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर के और जो भी डेमोक्रेटिक राइट इश्यू है, लेबर राइट्स के इश्यू है उसको लेकर के। तो आज तक एनआईए कहां गई थी? जो ये पूरा दिख रहा है जिस तरीके से फेक एफआईआर है, तो हम इसको ये चैलेंज करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए और जो पूरे भीमा कोरेगांव के नाम पर जो अलग से एक और भीमा कोरेगांव लखनऊ कॉन्स्पिरेसी उस ढेरों सारे लोगों का नाम डाल दिया है जिनका नाम नहीं है, उनको इंक्लूड किया जा रहा है अदर्स के नाम से और रेट डाल के इनको इंटिमिडेट किया जा रहा है। किसी के पास भी नहीं जा सकती है, एक व्यक्ति के घर पर जाती है जहां वो रहता है और उसका भाई रहता है। सोच लीजिए अगर आप उसको व्यक्ति के ही अरेस्ट करना है तो आप उसके घर जाइए, उसके भाई के घर पे क्या लेने जा रहे हैं? अगर वही व्यक्ति आपके नामजद है तो आप उसको पकड़ लीजिए ना। लेकिन ये जो पूरा का पूरा किया जा रहा है ये प्योर डर का माहौल फैलाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन आप देख रहे हैं जो पंजाब और हरियाणा है किसानों में जिस तरह की चुनौती थी उसको दबाने के लिए, उस रेसिस्टेंस को दबाने के लिए अब पुलिस सिर्फ काफी नहीं रही, अब ये एनआईए का भी यूज किया जा रहा है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसी इशू को लेकर है। अभी मैं प्रोफेसर एन सचिन को इनवाइट करूंगा कि वो प्रोग्राम को संचालित करें। प्रोफेसर एन सचिन। Issue at hand. This is, I think, a second press conference from campaign against state repression in the last 1 month. So what does that tell all of us? It tells that it is not telling you all that we are so rich in resources that we continue to have press conference, bi-monthly press conference or press conferences at our whim. It tells you the real state of affairs in the country, and when we go from one case to another, we see very dangerous patterns, very dangerous similarities. The name of Bhima Koregaon is not invoked. In fact, the Bhima Koregaon case is not invoked without a reason. This kind of master FIRs or primary FIR which has
all the names, and then it mutates into multiple FIRs later on, including more people, naming people from all our midst, people who have been working in the trade union front, people who have been part of the peasants and farmers' protests. They are named with impunity, with a certain kind of freedom and lack of concern for the rule of law. And that is why we are forced to have this conference again. So we have a list of speakers who have decided that they will call out what NIA has been doing in this country in the name of policing or investigation. So I would like to welcome all of them over to the stage, and first we will go with Advocate Sardanand Solanki, who is representing Sonipat Bar Association. I request her to come over. Then we have Nandita Narayan, former DUTA president. Then we have Seema Azad, UPPUCL president. Then we have Advocate Kapil. Is he here? Yeah. And also Advocate Arati. Actually, she's on the way. Okay, we would like to begin the press conference with a note from eminent human rights activist N.D. Pancholi Saab. We here in person, but he has sent us a note which states it very clearly where he stands. So this is a note from N.D. Pancholi Saab. Dear friends, I am sorry that due to health issues I am not able to attend the meeting organized in solidarity with Advocate Ajay Kumar and labour rights activist Anirudh, though initially I was keen to join. I am glad that Campaign Against State Repression has organized the press conference in protest against repressive acts taken by police agencies with a view to suppress voices of dissent in the country. If we wish to defend democratic values and civil liberties, it is necessary to raise our voices and continue to oppose draconian measures which are being frequently used by the state. I extend my support and I stand in solidarity with the objectives for which this press conference is being held. I am sure that our struggle for justice will bear fruit and draconian measures will ultimately fade. So this is the message from N.T. Pancholi Saab, who is very well known and who is known to all of us. But of course, due to his health concerns, he is not able to join us in person. Arti, if you could join us. Yeah. So Arti is also named in that FIR. So we have oh, no, not in FIR. Okay, sorry. Yeah. So she will definitely talk about that FIR that I was mentioning. So we'll begin with S.P. Solanki Saab. प्लीज वहीं बैठ के कर रहे हैं, ठीक है, बैठ जाइए प्लीज। हाँ, So it's a big fan. मैं अपनी ओर से और अपने साथी कपिल देव की तरफ से कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारी बार को मौका दिए। 30 तारीख को पिछले महीने की 30 अगस्त को NIA की लखनऊ की टीम
सोनीपत में पहुंचे और वहाँ हमारे वकील साहब हैं पंकज त्यागी और उनके फादर हैं श्यामलाल त्यागी। उनके फादर हमारी बार एसोसिएशन के 4 बार प्रधान रह चुके हैं और पंकज त्यागी भी हमारी बार के मेंबर हैं और वो बीमार हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है पंकज त्यागी को, और वो वकील हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल से वो बिल्कुल डोसाया नहीं, क्योंकि बीमारी के कारण से वो मूवमेंट में इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन उनके घर पर, जैसे सुधा भारद्वाज के घर पर सुबह सुबह 5:30-6 बजे पुलिस पहुंच गई थी यहाँ अपने फरीदाबाद में, उसी तरह से उनके घर पर गए और 30-40 पुलिस के लोग बंदूक लेके और चारों तरफ से घर घेर लिया और वहाँ उनके घर में अंदर घुस के और सारा सब बिस्तरे वगैरह सब इधर उधर फेंक दिए, किताबें और ये सब, जबकि उनकी वाइफ टीचर हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो उससे बच्चों के ऊपर कितना डर पैदा होता होगा ये आप सोच सकते हैं अगर आपके घर में पुलिस आ जाए और बगैर किसी मतलब के। और पंकज त्यागी का वो FIR में कोई नाम ही नहीं है, वो लेना देना नहीं है उसका। 2023 में जो ये FIR दर्ज हुई है उनका कोई लेना देना नहीं उस FIR से, क्योंकि वो बीमार है, एक्टिव है नहीं आजकल। तो ये है, उनके फादर भी बीमार हैं, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। और हमें हमारी बात को जब जैसे ही पता लगा तो हम पुलिस स्टेशन में गए। जब उनको पुलिस स्टेशन में ले गए तो उन्होंने कहा हम इंक्वायरी करके छोड़ देंगे। फिर हमें वहाँ सोनीपत में जो DCP है पुलिस के, उनके यहाँ गए। तो हमारी बार की जो सेक्रेटरी थी और पदाधिकारी थे हमारे साथ, वो गए और हमने उनसे कहा कि ये तो बताओ कि उनके लखनऊ से पुलिस आई है, ये क्यों आई है? वो कहते हैं ना, ये तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो उनको कुछ आपको बता ही नहीं सकते। हमने कहा कि आप फिर यहाँ हेडक्वार्टर में बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? आपसे परमिशन ली होगी, पुलिस के सिपाही को आपने दिए, बोला वो तो हमने दी। मैंने उनको कहा कि भाई आप ये बताइए कि आप कुछ तो बताओ, हमें पता तो कराओ। कभी तो फोन को ऐसे करें, कभी ऐसे करें, डरते इतने। तो स्टेट पुलिस है वो NIA से बहुत डरती है। तो हमने कहा फिर कि अगर ये आप इसका कुछ अता पता नहीं बताएंगे तो हम अभी जाके हड़ताल कराते हैं अपनी बार एसोसिएशन की। हमारी बार के 2000 मेंबर वहाँ भी कराते हैं। तो 15 मिनट के बाद उसको हमारे त्यागी साहब को छोड़ दिया और कहा कि 9 तारीख को आप लखनऊ आइए। हमारी उस दिन के बाद से अब तक हमारी बार की हड़ताल है इसी सिलसिले में, आज तक हड़ताल है। अभी वो हड़ताल खुली नहीं है। तो 9 तारीख को जो उनको लखनऊ बुलाया था तो वो तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि आगे देखेंगे हम। कोई लेना देना उनका नहीं। ये तो बिल्कुल ये जो भी जो थोड़ी देर पहले एक साथी जो बता रहे थे कि ये जो लखनऊ कॉन्स्पिरेसी केस है, ये अनदर अटेम्प्ट टू क्रिएट अनदर विवेक और कांग्रेस, ये वही है उसी से। इसका कारण अभी उन्होंने बताया। और कारण क्या है कि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है हमारी। नेशनल कैपिटल के चारों तरफ जो किसान जो एक्टिविस्ट हैं, किसानों के जो आंदोलन पिछले दौर में हुए, और यहाँ ट्रेड मूवमेंट भी जो एक दौर में बहुत एक्टिव था, और जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो भी एक्टिव हैं। हमारे हरियाणा में तो विशेषकर एक्टिव है, बहुत बुरी तरह से हम एक्टिव हैं स्टेट रिप्रेशन के खिलाफ। तो उसमें किसान, क्योंकि उसमें जब ये किसान 13 महीने का किसान आंदोलन चला तो हमारे हरियाणा से, गाँव से महिलाएं, औरतें, बच्चे सब यहाँ कुरली में, मानेसर में, ये उधर शाहजहाँपुर में, यहाँ गाजीपुर में, मतलब चारों तरफ से दिल्ली को इनको ये डर है कि अगर ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे ये दिल्ली के चारों तरफ ये जो लोग हैं तो हमें हमारी जो ये लुटिन जो कैपिटल है ये इनको डर हो जाएगा कि हमारी यहाँ से ये सीट ना चल जाए। तो ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है। और इसमें हमारा आपको अब सभी को ये कहना है कि हमें इसमें सभी जो आप ऑर्गेनाइजर हैं, आप आभार, हमारी बार ने भी आपका आभार व्यक्त किया है कि आपने हमें बुलाया। और हमारी बार आगे भी कोई भी इस तरह की होगी, इस तरह की अटैम्प्ट होगी तो हमें आपके
इस स्टेट रिप्रेशन के कैंपेन के हमें पूरी तरह से मदद करेंगे। भाई ये जो कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन है, तो हम इसमें आपका साथ है और हमें इस सरकार से डरते नहीं। अभी हमारे इलेक्शन है, इलेक्शन में ये मुद्दा है हमारा, ये जो स्टेट रिप्रेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये जो काउ विजिलेंट्स हैं, ये गौ रक्षक जिनको कहते हैं, ये इन्होंने बड़ा उत्पाद मचा रखा है और इन्होंने अमेंडमेंट कर रखी है। भाई कोई आंदोलन अगर आप करते हैं तो अगर भीति लेखन भी करते हैं तो आपके खिलाफ केस दर्ज कर लेते हैं। तो इस तरह से डैमेज का आपको सूट डाल देती है स्टेट, बहुत स्टेट रिप्रेशन है। लेकिन हमें ये हौसला है कि हमने जिस तरह से 13 महीने जहाँ खूब कैंपेन किया और इस स्टेट से डरे नहीं और मोदी जो है उसको वापस ही किसानों के ये जो 13 हमारे जो 3 ये जो कानून बनाए थे वो वापस लेने पड़े। तो लेकिन अभी लड़ाई हमारी जारी है। आप देखते हैं ना पीछे शंभू बॉर्डर पर भी आज वहाँ अब भी दरम्यान पंजाब हरियाणा का ये सारा जो रीजन है, टोटल रीजन से इसमें ये घबराए हुए। लेकिन ये है कि हमें उम्मीद है कि अब हरियाणा में भी ये बीजेपी की जो सरकार है ये हारेगी बुरी तरह से इलेक्शन आ, क्योंकि इन्होंने आप देखते हमारे जितने भी जो बच्चे दिल्ली में भी आते हैं उन investigation agency and other police organizations earlier as well. So this continues. What are we to do as part of the civil society, as part of the larger public? If we keep quiet and if we don't break up these issues, these similarities, these dangerous similarities in modus operandi and the way in which they are targeting people, this is the real terror in one sense. What we witness as state terror is unconscionable, unpardonable, and completely unacceptable in a democratic society. And that is the need for all of us to, that tells us the need for all of us to speak up. So I'll now move on to Advocate Aarti. Again. Thank you for organizing this press conference. I'm Aarti, and practicing as an advocate in the High Court and partner of Ajay, who was arrested by the NIA on 30th of August. And first I will describe the incidents what happened from that date. सुबह उन्होंने 5:40 पे NIA और लोकल पुलिस ने घर रेड किया और लगभग 1 बजे तक ये रेड चली। और इस रेड के दौरान उन्होंने हमारा जो ऑफिस है उससे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो सब उन्होंने सीज किए। जो सर्च में वो लेके आए थे एक्चुअली लीगली दैट वाज रॉन्ग, एड्रेस वाज रॉन्ग, नेम वाज रॉन्ग एंड हमने कहा कि आप लीगली यू कैन नॉट सर्च आवर हाउस बिकॉज बोले कि वी आर सर्चिंग इन 160 सीआरपीसी। बोला सीआरपीसी तो रहा नहीं, अब तो नया वाला आ गया। जैसे है कि आपकी एफआईआर तो आ गई है, तो एफआईआर को दिखा दो एफआईआर क्या है। एफआईआर उन्होंने दिखाई तो एफआईआर में हम नाम ही नहीं आ जाएगा, तो हमने कहा नाम ही नहीं है इसमें एफआईआर में, तो आप हाउ यू कैन सर्च आवर हाउस। देन वी डिस्कस आवर सीनियर एडवोकेट्स, जैसे कि अब आगे हैं तो सर्च तो करेंगे ही, या फोर्सफुली भी कर ही सकते हैं। तो ठीक है, एज अ डिसेंसी हमने कहा कि ठीक है आप सर्च कर लो, बट अदरवाइज सर्च मेमो गलत है एज पर लीगल प्रोसीजर, नाम ही नहीं है एफआईआर में और बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं एफआईआर के लीगली एट दैट टाइम हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि लोग ना बाद में फिर फिल करते हैं। दैट्स व्हाई हम उसको, अदरवाइज इट्स अ कंप्लीट ब्लंडर। एफआईआर का होम मिनिस्ट्री से एफआईआर है, होम सेक्रेटरी इज द कंप्लेनेंट, यहाँ कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, इवन नेम ऑफ एक्यूज नहीं है, उसको आपने अरेस्ट किया। 6 घंटे सर्च करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन्होंने सीज कर लिए, तब एक नोटिस दिया कि यू हैव टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन और हम एनआईए ऑफिस चले। नंबर ऑफ एडवोकेट्स आर देयर, नंबर ऑफ प्रेस आर देयर, और बट एनआईए है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि एफआईआर के कंटेंट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, तो 1.5 दिन तक चंडीगढ़ शहर में किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।
और हो किसके साथ रहा है, लेमैन के साथ नहीं, लोमैन के साथ। तो जब इतना, तो ये पोजीशन है। उसमें रात को ये शाम को 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक इन्होंने 12 घंटे इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद सर्च मेमो 3 करा दिया कि वी आर गोइंग टू, सॉरी अरेस्ट मेमो 3 करा दिया कि वी आर गोइंग टू अरेस्ट एज। हमने कहा कि अरेस्ट के जो ग्राउंड है दैट इज नॉट रीजनेबल, बट एज पर लीगल प्रोसीजर हम उस टाइम कुछ कर ही नहीं सकते। वी हैव टू गो थ्रू विद द प्रोसीजर। बाद में इन्होंने ट्रांजिट रिमांड लिया 3 दिन। देवर आस्किंग फॉर 5 डेज ट्रांजिट रिमांड। हमने वो पैदल ही ले जाओगे क्या? बोले हाँ पैदल लेके जाना, 5 दिन तो तभी लगेंगे। 10 आवर्स की आपकी ट्रेन जर्नी है और 1 आवर 10 मिनट्स की बाई फ्लाइट जर्नी। तो बोला हमारे लॉजिस्टिक इश्यूज है। लॉजिस्टिक इश्यूज है तो कैसे ले जाओगे बंदे? पैदल ले जाओगे, लॉजिस्टिक इशू है तभी एड्रेस होंगे। अदरवाइज सेम डे हमने रिव्यू किया तो उन्होंने 3 डेज का रिमांड, ट्रांजिट रिमांड दिया और सेम डे फ्लाइट से ले गए। मतलब कोई आर्गुमेंट आपका कोई स्टैंड ही नहीं करता, आपके क्या कर रहे हो, क्या रीजन है। मतलब ये एक्चुअली कंटेंट ऑफ एफआईआर सिर्फ नॉर्दर्न रीजन के अंदर एक भीमा कोरेगांव जैसी एफआईआर करती है जिसमें 5-7 नाम हैं और 5-7 नाम जो हैं वो उसमें ना आपका नाम है, ना एड्रेस है, ना फादर है। एक बिल्कुल वेग एफआईआर है जिसके अंदर किसी को भी आप डाल सकते हैं। इन्होंने 5 एडवोकेट्स के घर सर्च किए और 2 को नोटिस देके गए हैं, उनको बुलाया है। तो अगर लीगली भी देखें तो एनआईए एक्ट जो है, एनआईए एक्ट की जितने भी प्रोविजन है 3, 6, 9, 8 सारे के सारे अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दैट वाज ऑलरेडी चैलेंज्ड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट है। ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये सेंट्रल पुलिस है एक तरह से, जिसको स्टेट में अगर एंटर कर रहे हो तो आपको स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। यू ओनली नीड एनआईए डीजीपी ऑर्डर और आपको कोई चीज की जरूरत नहीं। और 2019 में जो अमेंडमेंट किए हैं उन्होंने, उसमें इन्होंने इनकी पावर और बढ़ा दी है। पहले ये सिर्फ जिसको टेररिस्ट एक्ट कह रहे थे, उस टेररिस्ट एक्ट के अंदर अगर आप एनआईए की वेबसाइट पे जाओगे तो जितने भी एफआईआर हो जाए या तो मुस्लिम के खिलाफ या सिखों के खिलाफ या कॉमेडो के खिलाफ, 3 कैटेगरी। अब इन्होंने 2019 में उसको और एक्सटेंड कर दिया। जितने भी पुलिस के अंडर जो भी कैटेगरीज आती थी उसमें से भी 5-7 कैटेगरीज इन्होंने अपने तरफ कर ली। अब ये कंट्राडिक्शन एक्चुअली स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे हो रहा है और एनआईए उसकी एग्जीक्यूशन बॉडी कैसे है। और उसके अंदर जो भी सिविल लिबर्टी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो भी लीगल वॉइस रेज कर रहे हैं, उन सबके ऊपर ये एक तरह का उनको क्लच करना है। तो आप जब आप बोल रहे थे कि आप सीपीएम के रन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो तो आम पब्लिक को लगता है कि देयर इज समथिंग। तो इस देयर इज समथिंग को आंसर अखबारों की रिपोर्टिंग फैक्चुअली रॉन्ग है। मतलब किस अखबार को आप फोन करके कहोगे, हिंदी के अखबारों का इतना बुरा हाल है, सॉरी टू से, बट वी आर सिटिंग इन प्रेस क्लब और वी आर सेइंग दिस। अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण फैक्चुअली रॉन्ग, दे आर नॉट टेकिंग आवर वर्जन। पूरा सोनीपत से रस दिखा रहे हैं को बहुत कुछ तो कुछ फोन ही कर लो भाई, कम से कम पूछ ही लो, एनआईए वालों को पूछ लो एटलीस्ट। तो ये तो इतना पब्लिक का ओपिनियन कहाँ से बनता है, मीडिया अखबार से या टीवी से? तो उसको काउंटर कौन करेगा? हम कहाँ जाएंगे काउंटर करके? सो दैट वी आर सिटिंग हियर। तो इसमें एनआईए एक्ट जो है, यूएपीए तो है ही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि 4 साल का पीरियड, एक्चुअली 4 साल कैप लगा दिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल, उसको बेल ग्रांट कर दिया और उस ग्राउंड पे बहुत सारी बेल हो रही है। अगर इसको और देखें और डिटेल में देखें थोड़ा सा, तो 4 साल तक अंडर ट्रायल आप जेल में रह सकते हो। पहले ये कैप सेट थी कन्विक्टेड के लिए कि अगर 1/3 ऑफ कन्विक्शन आपका कंप्लीट है तो यू कैन गेट द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब आप बेल ले सकते हैं। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल ये कैप सेट करना, इसको कैप मानना 4 साल तक, मतलब अगर मेरे खिलाफ यूपीए का केस है तो 4 साल तो मुझे अंदर रहना ही पड़ेगा। उससे पहले मुझे कोई नहीं सुनेगा क्योंकि डीबी का ऑर्डर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर ये निकाली जा रही है। तो इसीलिए यूएपीए इज ड्रैकोनियन लॉ और उसके साथ ये एनआईए मिलके दैट इज ब्लंडर।
Nobody can ask कि what is the content of FIR, who is the complainant, what is the specific allegation, nothing. और jurisdiction का कोई issue ही नहीं है. NIA का ऑफिस चंडीगढ़ में भी है. आपने किया अजय एलियस अमन, FIR में अमन है कोई, so and so. तो उसके अंदर आपने कैसे ऐड कर दोगे आप? जब हमने कहा सर्च मेमो साइन करते हुए कि अजय इज नॉट अमन, देन उन्होंने अजय का अमन काट दिया. तो व्हाट इज गोइंग ऑन? FIR में तो अमन है, तो अजय कहाँ से आ गया? मतलब ये सारा सब कुछ इस सीन में हो रहा है, ये कहीं नहीं है. और ये सब कुछ हमने कह रही है लीगल प्रोसीजर है विच दे हैव टू फॉलो. ये कह रहे हैं कि हमने बनना है सेंट्रल एजेंसी और इनका प्रोसीजर तब कोई फॉलो नहीं करते हैं. तो अभी हर छोटी चीज के लिए कोर्टों में खड़े रहेंगे, सालों तक वो खड़े रहेंगे. अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था NIA एक्ट, अभी तक पेंडिंग है. त्रिपुरा में PFI ने चैलेंज किया था, तब वो भी पेंडिंग है. अब हाईकोर्ट डालेंगे, हम लोग अल्ट्रा वाइड चैलेंज करने के लिए डाल रहे हैं, बट हाईकोर्ट में जुडिक्शन के इशू पे वो सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि लखनऊ के टीम आके अरेस्ट करके लेगी. ये पर्पस क्या है कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सिविल लिबर्टी, एडवोकेट्स, दे विल सफर, देयर फैमिली विल सफर. और वो कोई कॉज रेस करने से पहले आसपास के आप जैसे लोगों को, हमारे या जो भी सिंपथाइजर हमको भी लगे. कैटेगरी इन्होंने क्या डाली है, इसके अंदर 3 कैटेगरीज. अब पहले इसको अर्बन नक्सल कह रहे थे, अब ओवरग्राउंड वर्कर हो गए. सिंपथाइजर उसमें इन्वॉल्व है. एक ये बोल रहे हैं अंडरग्राउंड वर्कर, एक ओवरग्राउंड वर्कर, एक सोलर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो भी सोसाइटी में वॉइस रेस करने की कैपेसिटी रखता है, उन सबको आपने इस वे कैटेगरी में डाल दिया. तो इसको अब जिन एडवोकेट्स को नोटिस दिया, आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मीटिंग है, जब मैं आई तो रास्ते में बात हो रही थी प्रेसिडेंट से, तो दे आर गोइंग टू पास सम रेजोल्यूशन अबाउट रिगार्डिंग एडवोकेट्स. एक तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके बहुत हल्ला है कि वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए. दूसरा, दे आर गोइंग टू कंडेम अरेस्ट ऑफ अजय. सेकंड, अभी एडवोकेट मनदीप जो AFTR के प्रेसिडेंट है वहाँ पे, AFTR ने भी हफ्ता पहले कलकत्ता रेड को लेकर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर 17. तो विच टाइप ऑफ एक्टिविटी दे आर गोइंग. AFTR की अपनी एक लीगेसी है पंजाब में, लंबे टाइम से वो लोग सिविल लिबर्टी के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग इश्यूज पे काम कर रहे हैं. तो वो चंडीगढ़ प्रेसिडेंट है, तो उनको सम्मान किया हुआ 18 तारीख के लिए, और एडवोकेट पंकज को सम्मान किए हुए हैं. तो ये लोग, अब ये सब लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ? मैं एडवोकेट हूँ, स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में थी. जितने सिविल लिबर्टीज के केसेस हैं, किसान यूनियन के, इवन की माओइस्ट के, कुमार गांधी का केस मैंने किया है. तो क्या एडवोकेट तो किसी का भी केस करेगा? कोई क्रिमिनल आए, कोई किसी भी आइडियोलॉजी से कोई बंदा आए, और आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि आइडियोलॉजिकली आप किसी भी आइडिया को रख सकते हैं जब तक उस पर एक्ट नहीं हुआ, दैट इज नॉट अ क्राइम. अब मेरे घर से आपको मार्क्स मिल जाए, वहाँ मिल जाए, तो दैट इज नॉट अ क्राइम. ये तो आपका लोग कह रहा है, कम से कम उसको तो इम्प्लीमेंट करो आप. तो ये पोजीशन है. मतलब इस टाइम आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रोकने के लिए यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आप सिर्फ जुडिशरी के मुंह की तरफ देख सकते हो, हम मीडिया के मुंह की तरफ देख सकते हैं, विच वी आर डूइंग. और दोज आर द पीपल हु आर रेजिंग अवर वॉइस. और वही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं. अब 10 साल के बाद गोपाल एपिडल हो गया, 8 साल के बाद साई एपिडल हो गया. तो ये जिंदगी के 8 साल और 10 साल की हु विल पे फॉर दिस? तो ये सारे के सारे अनुमति को आप यूपी में उठा लो, है ना, जो भी बोल रहे उसको उठा लो. दैट्स ऑल. कल को मुझे भी उठा लो, प्रेस से ये बाहर जाएगी तो मुझे उठा लो. तो ये सिचुएशन है. मैं आपकी डायरेक्शन करना तो अलग बात है, आप अपनी बात भी नहीं रख सकते. आप पहले आप सरकार की नीतियों से सहमत हो, ये तो अगली बात. अब आप कलकत्ता रेप केस पे भी नहीं बोल सकते, आप किसी भी सिविल लिबर्टी पे नहीं बोल सकते, आप अजय के साथ नहीं खड़े हो सकते, आप पंकज के साथ नहीं खड़े हो सकते. मतलब ये खेमेबाजी है. और ऐसे में आप यही देख ही रहे हो हरियाणा में क्या स्थिति है. पोस्ट लॉटर एक्ट के अंदर नंबर ऑफ मुस्लिम्स आर बिहाइंड बार. आपने अमेंडमेंट करनी है एक्ट के अंदर, लॉ कमीशन इज देयर, तो
कोई प्रोविजंस हैं, कोई एक्ट की जो भी ड्रैकोनियन लॉ है, उनकी कोई स्टडी सर्च है सब कुछ, लेकिन दे आर डूइंग नथिंग। तो इसमें लीगल कोर्स ये है कि आप इसको ये यूएपीए का प्रोसीजर ही अपने आप में एक कन्विक्शन है। 4 साल तक आप सफर करोगे, 5 साल बाद सफर करोगे, then you will be acquitted, nobody will care। तो इस समय ये दौर है इस देश का, जिस दौर से आप और हम लोग गुजरते हैं। इसमें बोलना एक क्राइम है, तो जिस क्राइम की सजा अंदर रह रहे लोग भुगत रहे हैं, और उसमें ज्यादा नंबर माइनॉरिटीज का है, ज्यादा नंबर कम्युनिस्टों का है, और ज्यादा नंबर सिविल लिबर्टीज का। आप सभी लोगों के आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इस वॉइस के लिए आपने OGW है RSS की, वो गवर्नमेंट में नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यही तो हम लिख रहा है। तो पीपल विल स्पीक आउट। एडवोकेट आरती explained what happened specifically in the instance of Advocate Ajay Kumar's arrest. It's not a matter of like laughing at the authorities, but the way in which they abuse the process of law. We have heard from two practitioners of law, and we all believe that due course of law will be there, and yet this is the aankhon dekhi haal, the grassroots understanding that we get from people who are forced to suffer at the hands of the long arm of law. So this is what we have, and now we go on to hear from our next speaker, that is Rampal Singh ji. I've slightly changed the order because I thought, like people who have Rampal. Okay, so Rampal is not there, so then we'll go with Nandita. Rampal is part of सचिन, एडवोकेट आरती को सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है कि हम लोग तो कुछ भी नहीं फेस कर रहे हैं। हालांकि हमारे भी कॉलीग्स, मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक संघ की अध्यक्ष रही हूँ, तो मेरा काम ज़्यादातर शिक्षा नीति पे है, जो किसानों की तरह आजकल शिक्षा भी, एग्रीकल्चर की तरह शिक्षा भी अटैक में है। कॉर्पोरेट्स पूरी तरह से हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और हथिया भी रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर भी टारगेट है। हमारे भी कॉलीग्स जो इश्यूज को टेकअप करते थे, खासतौर से आदिवासियों के साथ जो हो रहा था उनको टेकअप करते थे, डॉक्टर साई बाबा और अब हनी बाबू, प्रोफेसर हनी बाबू हमारी यूनिवर्सिटी में, वो अभी तक बिना ट्रायल के भीमा कोरेगांव के केस में अभी तक अंदर हैं। तो जैसे एडवोकेट आरती ने कहा कि ये प्रोसीजर ही पनिशमेंट है, कानूनी ऐसा है कि बिना कोई सबूत या कोई भी चार्ज हुए आप पहले अंदर डाल देते हैं, फिर पड़े रहेंगे वहाँ, ट्रायल ही नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है। हमको मालूम है किस तरह से फादर स्टैन स्वामी के साथ जो सलूक किया गया, और भी कई लोग जो बनते हैं, उनके चश्मे नहीं देंगे, उनको स्ट्रॉ नहीं देंगे, उनको पानी नहीं देंगे, उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, बाथरूम के ऊपर भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ, और आपको बेल पैरोल कुछ नहीं मिलेगा। राम रहीम को पता नहीं कितनी बार पैरोल मिलेगा, खासतौर से जब इलेक्शन होता है। ऐसे लोगों को जो कन्विक्टेड हैं, बिल्किस बानो के रेपिस्ट कभी भी मतलब उनको पूरी तरह से रिहा कर दिया, तो लेकिन जो जिनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, जो एकदम मतलब मैं मानती हूँ कि ये जो सारे साथी हैं, जैसे कि हमारे सुखविंदर कौर हैं, किसान लीडर, और आरती खुदबंदी, अजय कुमार, जो हम लोग को मतलब सिविल राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं या कोई भी है जिसके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है, डिफेंड कर सकते हैं। तो डिफेंडर्स को ही आप डाल रहे हैं जेल में। सुरेंद्र गार्डियन जिन्होंने साई बाबा को डिफेंड किया, वो जेल में पड़े हुए हैं, और साई बाबा के खिलाफ जो साजिश थी उसको पूरा रिवील करके 10 साल लग गए, लेकिन जो जजमेंट है उसको पढ़ना चाहिए। जजमेंट में क्लियरली लिखा है कि शुरू से ही कुछ भी उनके खिलाफ नहीं था, कुछ भी, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे। तो अगर ये हो सकता है उनके साथ, एक 95 डिसेबल्ड टीचर के साथ, तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से हम लोग अपना एक तो सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने और कंडेम करनी है, और इन लोगों के हम लोग ये तो जो
साथी अंदर गए हैं, उनमें से स्कॉलर्स भी हैं, एक्टिविस्ट तो हैं ही, और लिखने वाले हैं, आवाज उठाने वाले हैं. These are the people who are the role models in our society. Should be for our students. हम लोग तो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इनकी तरह बनो. ये नहीं कि अपनी नौकरी, अपनी तनख्वाह, अपनी पोजीशन, इस तरह ये देखने के लिए आपको एजुकेशन मिल रहा है. तो ये जो रोल मॉडल हैं, जिनको एमुलेट करना चाहिए, जो उन लोग के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, उनको ही आप पूरी तरह से अंदर बंद करें, और बंद करेंगे. NIA बन गया एक प्राइवेट मिलिशिया कॉर्पोरेट फोर्सेस के लिए, और जो हिंदुत्व के फोर्सेस जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो इस्तेमाल होता है लोगों को कम्युनली पोलराइज करने के लिए, ताकि रेजिस्टेंस पूरी तरह से खत्म किया जाए. लेकिन पॉलिसी सारे कॉर्पोरेट डिक्टेट कर रहे हैं, और इन सारे मामलों में, ताकि जल्दी जल्दी जितनी और लूट हो सकती हो, ऑलरेडी इतनी हो चुकी है, लेकिन इनको लगता है कल इनकी सरकार ले सकती है. तो इस दौरान जितना और कर सकते हो करो. हम सोचे थे कि शायद इनके इतने वोट पहले से काफी कम आए, और पूरा जो हिंदुत्व का कॉरिडोर है वहां पे बुरी तरह से हार इनकी हुई. इनकी जो पॉलिटिक्स है वो रिजेक्ट हो गई, लेकिन उससे कुछ नहीं सीखे. ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी और ये सब करो, चाहे वो मणिपुर के हिल्स को कब्जा करना है, चाहे कश्मीर के, चाहे सारे जो आपके आदिवासी एरियाज हैं उनको और जल्दी करके आप कॉर्पोरेट को हैंड ओवर कर दो. तो इसी के साथ मैं और ज्यादा बहुत कुछ नहीं कहूंगी, बस यही कि हम लोग, आप कितनी भी बार, हम लोग सचिन ने कहा कि हम पिछले इसी महीने में 1 महीने पहले करीब आए थे यहाँ पे, तब भी एडवोकेट्स अरेस्ट हुए थे, उनके खिलाफ हम लोग आए थे, और जितनी भी बार आना पड़ेगा हम आएंगे, क्योंकि एक चीज जो हम कर सकते हैं वो आवाज उठा सकते हैं. और अगर हम डर के चुप हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा और लोग उठेंगे. ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा. हमारा एक ही उपाय है कि हम आवाज उठाते रहें, जितना भी हम लोग कर सकते हैं करें, प्रोटेस्ट करें, ताकि कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हम देखेंगे, और सिविल सोसाइटी में अपनी बात लेके जाएं. लोगों को पता चलना चाहिए. मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, लेकिन बहुत सारे जो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिन्होंने इस इलेक्शन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए, हमें उनको इंकरेज करना चाहिए, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो भी हम कर सकते हैं करना चाहिए, ताकि ये सच्चाई जो है लोगों के पास पहुंचे. इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ. थैंक यू वेरी मच. इंकलाब जिंदाबाद. उसके बाद हम सीमा आजाद से सुनेंगे. साथियों, मैं रामपाल हूँ, मानेसर जनरल किसान से. मैं लगभग 3.5 साल हो गए मुझे, मैं संगठन में काम करते हुए. मुझे मैं 2021 में आया था, जब पहले मैं लॉकडाउन में मैं किसान आंदोलन में आया था. इसके बाद मैं वहाँ पे फैक्ट्री में काम करने के लिए मानेसर जनरल संगठन में चला गया, और 2022 में जो है साथी अनुज राजन जो हैं और साथी बिंदु, हम तीनों ने 2022 में मानेसर जनरल संगठन का स्थापना किया था. और जो साथी अनुज राजन के बारे में बताना चाहूँगा, साथी अनुज राजन जो है वो 4 साल से मानेसर जनरल संगठन में काम कर रहे हैं, और उन्होंने पहले जब 2022 में वैसे तो इसका स्थापना किया था हम लोगों ने 2022 में. साथी अनुज राजन है वो पहले CA का कोर्स किया उन्होंने, इसके बाद जॉब किया. जॉब जब वो कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि जो मजदूरों की स्थिति है वो किस तरीके से पूंजीपति कैसे उनके ऊपर डिपेंड है, उनके शोषण के ऊपर डिपेंड है. वो जो शोषण करता है उनका, उसी से मुनाफा पहुंचता है. और जो CA का जो हम जानते भी हैं, और जैसे वो CA का काम कैसा होता है, जो कॉर्पोरेट्स के अंदर वो काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मजदूरों का शोषण किस तरीके से हो रहा है. उन्होंने फिर इस शोषण को देखा और देखा कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है. क्योंकि हम देखते हैं कि जो बहुत चंद लोग जो बैठे हुए हैं उनको यही लगता है कि मेरा पेट भरा है तो सबका भरा हुआ है, पर उन्होंने इस चीज को इंटरलाइज किया कि ये जो शोषण है ये खुली लूट बंद होना चाहिए. इन्होंने NTY एक NGO है, NGO ज्वाइन किया. इसके बाद जो मानेसर जनरल मजदूर संगठन जो अभी 2022 में स्टैब्लिश किया था, उसमें आए वो लोग. उन्होंने पहले जो गुड़गांव में बस्तियों में वो लोग आए थे 2000 लॉकडाउन जो पहला लॉकडाउन था उस टाइम पे. उन्होंने देखा जब बस्तियों में, वो एक सर्वे के तौर पे आए थे कि देखा जाए कि जो लॉकडाउन चल रहा है और लोगों की स्थिति और मजदूरों की स्थिति कैसी होगी, क्योंकि वो पहले तो NGO में काम कर रहे थे, जिसके बाद वो
सर्वे के तरीके से ही आए थे सर्वे करने के लिए, और उन्होंने देखा कि जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है। और ये जो IMT मानेसर है गुड़गांव में स्थित, वहाँ पे वो एक ऐसा एरिया है, मेरा जो अनुभव है और जो देखा भी जाता है वहाँ पे, जो सीधे से दिखता है कि वहाँ पे जो साम्राज्यवाद है, जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में मजदूरों से काम लेता है, और मजदूरों को उसके बदले में जो इतना जो एडवांस एरिया है, जहाँ पे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो विदेशी रोबोट के द्वारा, विदेशी टेक्नोलॉजी के द्वारा, एक एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा काम लिया जाता है, वहां पे भी मजदूरों की इतनी हालत खराब है। जो ग्रेड है, हरियाणा का ग्रेड देखा जाए तो इतना है कि बस जैसे खट्टर है, साल 6 महीने के बाद बढ़ा देता है, 2.5 साल का बढ़ा देता है, वो तो चलो मिलता है। पर देखा जाए कि जो वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं वो ग्रेड से भी कम देती हैं, हरियाणा ग्रेड है उससे भी कम देती है। हरियाणा का ग्रेड भी कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, 10,500 रुपए है, उससे भी कम दे रही हैं। और इतने जो, बल्कि वो एक ऐसा एरिया है मानेसर, जो ऐसा एरिया है कि वहां पे कंपनी का भी पलायन हो रहा है। नॉर्थ में जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो दिल्ली का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से भी कंपनी का पलायन हुआ, तो वहां पे मानेसर में जाकर स्थित है अभी, मानेसर में है अभी स्टिल। और जो नोएडा है, नोएडा की जो फैक्ट्रीज हैं वो भी मानेसर में भी जा रही हैं। और जो कुंडली जैसा जो छोटा सा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां की फैक्ट्रीज भी मानेसर में ही जा रही हैं। तो इस चीज को जब साथी अनिरुद्ध राजन है, उन्होंने देखा कि ये जो कंपनी का भी पलायन है वो यहाँ हो रहा है, और ऊपर से जो वेतन है मजदूरों का इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, और इतने रिस्क के अंदर एक साम्राज्यवाद और जो समंती गठजोड़ है उसके अंदर काम कर रहे हैं, इतना पिसकर रहना पड़ता है। वहां की जो स्थिति है इतनी खराब है कि मजदूरों को एक गुलामी से भी बदतर, एक अंग्रेज देखा जाए, अंग्रेज भी इतना नहीं करते थे, इतनी ज्यादा गुलामी जो है वहां पे मजदूरों को सहनी पड़ती है। और इसको ये जो अनुभव है, इसको जब साथियों ने देखा कि ये जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तब जाके 2022 में उसकी शुरुआत में जो मानेसर जनरल मजदूर संगठन है उसकी स्थापना की, साथी अनिरुद्ध राजन और साथी बिंदु और मैं भी उसमें था। तो ये जो मेरा बस यही है कि जो साथी अनिरुद्ध राजन है, इतना उनका जो स्ट्रगल है, उन्होंने इतनी अपनी अच्छी जिंदगी छोड़कर मजदूरों का जो खून पसीना है उसके ऊपर जो चंद लोग कैसे पल रहे हैं उसको उन्होंने देखा। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जो साथी अनिरुद्ध राजन है, आज वो कैसे उनके ऊपर यूएपी जैसी डिसीजन लगाने की पूरी कोशिश चल रही है, उनके ऊपर लगा दिया गया। ये कैसे गैर कानूनी हो सकता है, ये कैसे एक देशद्रोही वाला चीज हो सकता है, जो अपने, ये तो एक संवैधानिक अधिकार है हर एक मजदूर का लड़ना, और हर एक व्यक्ति का शोषण के खिलाफ में, जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ में लड़ना, उसका संविधान, जो भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लड़ना है जो भी आपको गलत लगता है। तो ये कैसा वो है, ये तो संविधान के भी खिलाफ में है, सरकार खुद ही संविधान के खिलाफ में है, ये कौन सा न्याय है। तो जो साथी अनिरुद्ध राजन का स्ट्रगल है वो बहुत ज्यादा मानता हूं मैं, क्योंकि मैं तो एक दलित बैकग्राउंड से आता हूं। मैं तो यही मानता था कि जो लोग हैं जिनका पेट भरा है वो नहीं आते हैं, कि भाई उनका पेट भरा है, उनको नहीं लगता कि किसी और का खाली है पेट। तो मैं उनके स्ट्रगल को इतना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने इतनी अपनी एक सोने जैसी जिंदगी को जो है स्ट्रगल में एक आग में झोंक दिया, जो कि उनकी जिंदगी में इम्पॉसिबल है कि ये सारा इतना बड़ा बदलाव होना। तो जो अभी जो उनके ऊपर जो केस में यही है कि बस मैं अभी बस थोड़ा देख के बताना चाहता हूं कि अभी उनके ऊपर यूएपी जो सेक्शन 10 लगाया है, सेक्शन 66 आईटी एक्ट लगा दिया, और सेक्शन 35 आधार एक्ट लगाया है, और जो भारतीय न्याय संहिता जो अभी आया है वो 147, 152 और 336 और 340 ये उनके ऊपर लगाए गए हैं साथी अनिरुद्ध राजन के ऊपर। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं कि
जो साथी अनिरुद्ध राजन है, हमें बताया था साथी ने कि वो घर जा रहे हैं, और ये हमें जानकारी था कि वो घर जा रहे हैं। हमें बस ये नहीं पता था कि वो घर जा रहे हैं, और ये नहीं पता था कि उनके साथ ये हो चुका है। कोई जानकारी नहीं था। ये जो पुलिस द्वारा जो स्टेटमेंट निकाला गया, जो मीडिया में देखा हमने कि मीडिया में ये फैलाया जा रहा है कि वो बेंगलुरु जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं। ये कभी हमें तो पता ही नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। वो जो मीडिया पुलिस द्वारा जो प्रोपेगेंडा, जो झूठा फैलाया जा रहा है, ये सब। और हम देख रहे हैं कि जो साथी अनिरुद्ध राजन है, उनके ऊपर यूएपी जैसी चीजें लगाने की पूरी सोच रही है। वो नक्सल माओइस्ट पता नहीं किस किस से सस्पेक्ट बनाकर उनको बोल रही है कि वो है 14 दिन की रिमांड पे लेकर। हमें देखकर चर्च हो गया कि ये क्या हो रहा है कि भाई जब वो तो अपने घर जा रहे हैं, कि ये भी कोई गैर कानूनी काम है कि अपने घर जाना। ठीक है, यहाँ की जो सत्ता है, जो यहाँ के प्रोडक्शन रिलेशंस हैं, जो सेमी फ्यूडल है, जो सामंती और जो साम्राज्यवाद के गढ़ है, जहाँ यहाँ पे काम करना, ये तो हम सब जानते हैं साथियों कि मजदूर एक ऐसी ताकत है जिसको अभी ऊपर से वो ऐसे जगह है जहाँ पे वो साथी काम कर रहे थे, वो तो सरकार की जो कॉर्पोरेट जो साम्राज्यवाद के साथ जुड़ी हुई है, जो उसका नौकर है, वो तो कैसे वो कर सकते हैं। पर क्या घर जाना भी गैर कानूनी है क्या? घर जाते हुए उनको पकड़ लिया गया। तो साथियों, वो एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पे साथी काम कर रहे थे। गलती उनका यही है कि वो सच को सच बोल रहे हैं और झूठ को झूठ बोल रहे हैं। और वो जो सच पुलिस वाला, ये जो एनआईए जैसी एजेंसियां हैं, जो लगातार जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लेबर राइट एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनको पुलिस द्वारा, एनआईए जैसी एजेंसी द्वारा परेशान किया जा रहा है। उनको आए दिन जो हम देख रहे हैं, ये तो वैसे तो पिछले 10 सालों से चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो पहले साथी जो कलादास दहरिया थे, उनको पकड़ा, जो कि ट्रेड यूनियन को कैसे टारगेट किया जा रहा है, बहुत बड़ा एग्जांपल है कलादास दहरिया, जिनके जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे, जो एक कला के माध्यम से, गानों के माध्यम से मजदूरों को, किसानों को प्रेरित करते थे, उसका शोषण के बारे में बताते थे कि कौन आपका शोषण कर रहा है, सही दुश्मन कौन है, सही आपका दोस्त कौन है। उनको टारगेट किया गया, उनके घर पे रेड मारी गई, उनको भी डराया धमकाया गया। और जो लॉयर हैं, जो सच बोलते हैं, वैसे तो लगभग तो लॉयर तो झूठ को सच बोलते हैं, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो लॉयर हैं, वो जो सच बोलने वाले लॉयर हैं, उनको भी, जो साथी अजय है, उनको भी इसी केस में, जो साथी अनिरुद्ध राजन के ऊपर लगाए हैं, उनको भी उसी केस में फंसाकर पूरा वो अरेस्ट किया हुआ। उसी केस, वही केस साथी अनिरुद्ध राजन के ऊपर भी लगाया है। तो साथियों, मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा 2 नारे लगाकर। इनकलाब जिंदाबाद, साथी अनिरुद्ध राजन को रिहा करो। Like Seema Azad is also the president of UPPUCL. So we'll hear from her, and after that we'll hear from Navsharan, a human rights activist. में अजय को गिरफ्तार किया गया है। उसी एफआईआर में 1 साल पहले जिनके घरों पे रेड हुई थी, मैं उनमें से एक हूँ। उस पिछले साल एक सनसनी फैली 5 सितंबर को कि उत्तर प्रदेश में ओवरग्राउंड माओइस्ट लोगों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के घरों पे, और भी बहुत सारे नाम उन्होंने दिए हुए हैं जो कि सारे अखबारों में आए थे, स्लीपिंग सेल, अर्बन नक्सल और बहुत तरह के नाम। तो उनके घर पे रेड हुई, और उसमें से एक मेरा घर था। 8 जगहों पे रेड हुई थी, जिसमें एक मेरा घर, एक मेरे 2 घरों पे हुआ एक्चुअली, जहाँ पे मैं रहती हूँ, और पास में मेरे फादर का घर जहाँ पे मेरे भाई और भाभी रहते हैं, मतलब भाई और भाभी के नाम से सर्च वारंट था, मनीष आजाद जिनका नाम है। और उसी शहर में रितेश विद्यार्थी और उनकी वाइफ कृपा शंकर और बिंदा। और बनारस में पूरे साल कोशिश की, और हमने थक कर एफआईआर, जब हमें नहीं मिला तो हमने गिव अप कर दिया कि ठीक है, जब किसी को हम में से अरेस्ट करेंगे तो एफआईआर भी मिल जाएगा। हमें तब नहीं पता था कि ये दायरा इतना बड़ा है कि हरियाणा, पंजाब और पूरा एनसीआर, दिल्ली सब उसमें शामिल है। और इत्तेफाक से इस साल जब सेम केस में जब रेड हुई फिर से इलाहाबाद में, इनकलाबी छात्र मोर्चा का एक लड़का देवेंद्र आजाद
और पंजाब में 2-3 जगहों पे जब ये रेड हो रही थी तब अचानक से सोशल मीडिया पे हमें FIR दिख गई और तब हमने देखा कि ये क्या स्टोरी है। और मुझे तुरंत अरुंधति राय की ये बात याद आई कि इसमें एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छे स्टोरी राइटर पुलिस वाले ही हैं, NIA वाले ही हैं, जो कि सचिन ने जैसा कहा कि वो लोग RSS का ओवरग्राउंड वर्कर हैं, तो सबसे अच्छी स्टोरी वही लोग लिख रहे हैं, अच्छी कोट्स में वो स्टोरी लिख रहे हैं। एक स्टोरी उन्होंने पहले भीमा कोरेगांव की लिखी और दूसरा स्टोरी जिसको हम लोग लखनऊ कॉन्स्पिरेसी केस कह रहे हैं वो लिखी जा रही है और उसका उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं और कितना ज्यादा वायलेशन किया है उसमें वो भी हम देख रहे हैं। 2-3 फैक्ट मैं इसमें और बताना चाहती हूँ कि उस जो FIR अभी हमें मिली, हम सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था CRPC का 160 मतलब विटनेस का नोटिस देकर। सिर्फ मनीष आजाद को और रितेश विद्यार्थी को 41 का नोटिस दिया गया था, 41A का मतलब वो एक्यूज के तौर पे उनको नोटिस दिया गया था, अरेस्ट उनको भी नहीं किया गया था। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मनीष आजाद ठीक ऐसे ही मामले में कि ये माओइस्ट लोगों के ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड स्लीपिंग सेल वगैरह वगैरह उनके सदस्य हैं, इसी नाम पे उनको पहले भी 2019 में अरेस्ट किया जा चुका है, सेम स्टोरी। और वो सेम स्टोरी में वो बेल आउट हो चुके हैं और अपने घर पे रह रहे हैं और उसके बाद सेम स्टोरी बना के उनके यहाँ फिर से रेड डाली गई। तो ये तो मतलब लॉ का भी वायलेशन है, जैसा आरती ने बताया कि बहुत सारे वायलेशंस जो उन्होंने किए हैं कि सेम एक्ट में किसी भी इंसान को 2 बार एक्यूज नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ये वायलेशन वो इस केस में कर रहे हैं। वैसा ही केस पहले जो अभी चल रहा है, भले ही वो लोग बेल आउट है, उसमें हर बार पेशी लग रही है, हर बार उनको जाना पड़ रहा है और वैसा ही स्टोरी इस बार भी, ये वाला स्टोरी उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा है कि इतना बड़ा एरिया है जिसमें ये लोग घूम फिर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। दूसरा एक उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे ये मेंटल हरासमेंट का एक तरीका है। सबको बुलाया उन्होंने, पूछताछ की, पूछताछ में मैं आपको मतलब पूरा डिटेल नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो भी सवाल उन्होंने किए वो सवाल सारे ह्यूमन राइट से रिलेटेड थे और किसी भी लोकतंत्र में जो भी किसी भी इंसान को वो करने की आजादी है उसी से रिलेटेड सारे सवाल थे, तो उससे उनका इंटेंशन समझ में आता है। मैं अपने संदर्भ में 1-2 बात बता सकती हूँ केवल, जैसे मैं पत्रिका निकालती हूँ, उस पत्रिका में उस अंक में एक अंक में था नू हिंसा एक सरकारी साजिश, ये लेख का विषय था, नू में जो हुआ था नू हिंसा सरकारी साजिश। अब वो इस पे अड़ गए कि इसमें सरकारी साजिश क्या है, आप बताइए। तो ये एक उनका पूछताछ का था। एक आर्टिकल उसमें था जिसमें कि जो बूढ़े पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके बारे में था कि बूढ़े पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाना चाहिए, जिसमें प्रशांत बोस का भी नाम था और एक केरल के गोविंदन, हाँ, जो पिछले साल जो 93 इयर्स के हैं उन पे लेख था। तो वो इस पे अड़े हुए थे कि इनको रिहा करने के लेके लेख क्यों दिया गया। तो इस तरह के सवाल मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस तरह के सवाल ये बताते हैं कि वो चाहते क्या है, और मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि उनका इंटेंशन साफ हो जाए, और इसलिए भी बता रही हूँ कि उनको जो ये जो बात फैलाते हैं कि हमने इनको इसलिए अरेस्ट किया, हमने उनके घर पे इसलिए रेड डाली क्योंकि वो माओइस्ट हैं, उसके बाद सारी चीजें शांत हो जाती हैं, अखबार वही लिखने लगते हैं। लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं से, मित्रों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप एक स्टोरी ऐसी बनाइए जिसमें आप लिखिए कि जिन पे भी ये आरोप हैं आप न्यूट्रल होके लिखिए, लेकिन वो लोग करते क्या है और बोलते क्या है, बस इतना लिख दीजिए तो सारी चीजें उजागर हो जाएंगी। जितने भी लोगों को आज तक NIA वालों ने रेड डाली है, जितने लोगों को अरेस्ट किया है, वो क्या काम करते हैं और वो क्या बोलते और लिखते और पढ़ते हैं। और उसके बाद आप जो है ये बात पूछिए उनसे कि अगर वो जो भी है, लेकिन एक इंटरनेशनल सेमिनार में टर्की की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने ये बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छे से कहा था कि जिसपे भी स्टेट का इस तरह का हमला होता है उसके साथ खड़ा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उस पे अटैक इसलिए नहीं हो रहा है कि वो यहाँ से जुड़ा है, उस पे अटैक हो इसलिए रहा है कि वो जो बोल रहा है उसके लिए हो रहा है। तो जो वो बोल रहा है आप उसके साथ हैं या नहीं है,
ये आपको बताना है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकार साथियों को और जो इससे अभी तक नहीं अफेक्टेड है, आगे आने वाले समय में हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो नहीं अफेक्टेड है, वो इस नजरिए से सोचना अब बहुत जरूरी हो गया है। उनको इस नजरिए से सोचना पड़ेगा और उनको ये सोचना चाहिए। तो मैं ये अपील आप लोगों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहती हूँ। एक फैक्ट जो मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे वो मेंटल हरासमेंट कर रहे हैं। इसी केस में एक जिनका नामजद है जो रितेश विद्यार्थी, वो इस केस में लखनऊ कॉन्स्पिरेसी केस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसमें उनसे 2-3 बार पूछताछ हो गई है। और अभी कुछ दिन पहले उनके पास पटना एनआईए से दूसरे किसी केस में एक नोटिस आया है। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि एनआईए एक है, ब्रह्म एक है की तरह एनआईए एक है पूरे देश में, लेकिन नोटिस वो कहीं से भी भेज सकता है। तो एक नोटिस लखनऊ से गई, एक नोटिस पटना से आई। और अभी आगे और सुनिए कि जब वो पटना पे गए तो एनआईए ऑफिस में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था जो उनसे पूछताछ करने के लिए उस दिन नियुक्त किया गया था। या तो ये मेंटल हरासमेंट का तरीका था और या फिर अनजाने में जैसा भी, लेकिन कोई नहीं था। वो यहाँ से गया, पूरी मेंटल तैयारी के साथ गया। ये कितना हरासमेंट का काम है, आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हम जा रहे हैं, पैसा खर्च किया उसने, वहां गए। फिर उनके अधिकारी ने उनसे जिनको पूछताछ करनी थी उनको फिर फोन मिलाया, तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो भूल गए थे, आज तो हम भभुआ में हैं, अच्छा ऐसा करिए कि आप भभुआ आ जाइए। तो उसने अपने वकील से सलाह मशवरा किया कि क्या करूं, तो वकील ने कहा कि तुम वापस आ जाओ। तो अब होगा क्या इसके आगे, यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई है। पटना एनआईए से फिर नोटिस आई थी कि अभी आपसे पूछताछ हुई नहीं है, हम आपको फिर बुलाना चाहते हैं, और उनको फिर जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे, तो उनको जाना ही पड़ेगा। इस तरह का ये मेंटल हरासमेंट करने का ये जो कॉन्स्पिरेसी गढ़ी गई है, ये एक्टिविस्ट लोगों को अरेस्ट करने के लिए गढ़ी गई है। ये जिनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है उनके मेंटल हरासमेंट के लिए की गई है, उनको चुप बिठाने के लिए की गई है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास एक ही तरीका है। हम जो बोलते थे वो बोलते थे, उसके कारण से हमारे ऊपर एनआईए रेड हो रही है, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके पास 1000 तरीके हैं, हमारे पास एक तरीका है। हम विरोध करते हैं, हम मुखालफत करते हैं, हम आवाज उठाते हैं। उनके पास कई तरीके हैं, वो रेड डालते हैं, वो अरेस्ट करते हैं, वो इनकाउंटर करते हैं, वो बहुत तरीके से हमें बदनाम करते हैं। उनके पास पूरी सत्ता है, इसलिए उनके पास तरीके भी अनेक हैं। तो जब वो ये सारे काम करते हैं तो हमको केवल एक ही काम आता है, हम अगेन फिर से बोलते हैं। और हम ये काम बार बार जो हमको आता है और मजबूती के साथ आता है, ये हम करते रहेंगे। लेकिन इसमें ये काम मजबूती के साथ हम तभी कर सकते हैं जबकि आप सारे लोग और प्रेस के लोग भी हमारा वर्जन छापे, हमारे साथ में खड़े हैं। मैं नवशरण, यहाँ पर जो एनआईए के रिसेंट रेड्स हुए उनके खिलाफ अपना रोष, अपना आक्रोश और अपनी सॉलिडारिटी जताने के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे लगता है कि ये मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे लिए आज इसकी बहुत अहमियत हो जाती है, क्योंकि जिस तरह की ताकतों से सरकार ने अपने आप को लैस कर दिया है, जिस तरह से वो बिना किसी अंकुश के जो पूरी की पूरी कार्यवाही हो रही है, जिस तरह साथियों ने बताया, हम में से बहुत सारे साथी ऐसे जिनके ऊपर रेड हुए या जिनके साथियों पे रेड हुए, उससे साफ जाहिर है कि कैसी ताकत जो है वो एजेंसीज के पास इस वक्त हासिल है। आरती ने बताया कि उनमें कितनी किस्म की अवैध ताकत जुड़ी हुई है, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लीगली टेनेबल नहीं है, और फिर भी इम्प्यूनिटी के साथ वो किए जा रहे हैं। इसमें एक और खतरा जिसके ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि जो आज लखनऊ कॉन्स्पिरेसी जिसे कहा जा रहा है, जिस तरह की रेड्स हुए हैं, ये एक लंबी श्रृंखला है जिसके बारे में और साथियों ने भी बात की। ये नॉर्मलाइज होता जा रहा है।
इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ भी आज हम अपना आक्रोश यहाँ दायर करना चाहते हैं। वो क्या है? सुबह मुंह अंधेरे आना, दरवाजे पीट देना। हमने आरती से सुना, हमने मनदीप जो मोहाली के अंदर लॉयर हैं उनसे सुना कि इतनी जोर से दरवाजे पीटे गए कि उनका दरवाजा टूट गया, और बेल बजाई और बजाए चले गए क्योंकि बेल जल गई। उनके साथ बिना ये बताए कि किस लिए आए हैं, एक मुंह अंधेरे जब पुलिस NIA पंजाब पुलिस को लेकर आके रेड करती है, पूरा घर अस्त व्यस्त कर देती है, जिंदगियां टॉपसी टर्वी करने की कोशिश करती है, उनके पूरे डिवाइसेस छीन लिए जाते हैं, जिससे किसी किस्म के भी उनके डिवाइसेस के अंदर जो डेटा है उसकी इंटेग्रिटी को की प्रोटेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। उनकी पर्सनल फैमिली की तस्वीरें हैं या एड्रेसेस हैं, जो भी है वो सब कुछ ले लिया जाता है बिना ये बताए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि ये होता चला जा रहा है। और जैसे कि आरती ने भी बताया और हम सबके साथ भी हो चुका है, इंक्लूडिंग मेरे साथ, इस तरह के सवाल, ये किताब आपके घर में क्यों है? आप ऐसी किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? ये आपकी शेल्फ में जो है ये पैम्फलेट क्यों है? ये पोस्टर क्यों लगा है? ये क्या तरीका है कि इन्वेस्टिगेशन का, जिसे एक नागरिक जिसके पास संवैधानिक अधिकार है उसे एक इतना अदना इंसान बना दिया जाए, एजेंसियों की जो पावर है उनके बूटों तले, कि उनसे किसी भी तरह का सवाल पूछा जाना और उसका जवाब देने पे उन्हें बाध्य करना कि जवाब दीजिए कि आपके घर में इतनी किताबें, ये वाली किताबें क्यों हैं, या इतनी किताबें ही क्यों हैं। ये एक जो जिस तरह की एजेंसियों की ताकत है, इससे एक ही बात बार बार हमारे सामने आई है कि कुछ भी इसमें लीगली टेनेबल नहीं है, पर ये स्टेट एक लीगली अनइनकम्बर्ड स्टेट में बदल चुकी है। हम इसको चैलेंज नहीं कर पा रहे, हम इसके खिलाफ बोल सकते हैं पर हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। कि जैसे कहा गया, आपने भी बताया आरती, कि आपको भी जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि अब ये आए हैं तो ये तलाशी लेंगे ही, जबकि उनके पास कोई भी ऐसा वैध कारण नहीं था कि वो आपके घर की तलाशी लें और आतंक फैलाएं। जो आतंक का वो लोगों के ऊपर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कुछ ऐसे आतंकी नेटवर्क्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनकी पहुंच ऐसी है कि वो टेरराइज कर रहे हैं, बल्कि हम तो देख रहे हैं कि उल्टा एजेंसीज जो हैं वो टेरराइज कर रही हैं, इंटिमिडेट कर रही हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि हम कौन हैं? हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, जहाँ हमारे साथी जो आज गिरफ्तार किए गए हैं, वो कौन हैं? आपने उनके बारे में सुना। हम में से बहुत सारी समाज शास्त्री हैं, हमने भारत की और इसी जगह की यूनिवर्सिटियों से BA, MA, PhD की पढ़ाइयाँ की हैं। इस समाज को, यहाँ के अर्थशास्त्र को, यहाँ की व्यवस्था को समझने की सिस्टमैटिक कोशिश की है। हमने क्या ऐसा किया है? हमने वो टूल्स एक्वायर किए, इंटेलेक्चुअल टूल्स एक्वायर किए, जो हमें इस समाज को समझने में मदद दे सके। और उन टूल से लैस होकर हमें हाशियाग्रस्त लोग भी नजर आए। मेरी किसान जो वर्कर सुखविंदर है, उसे किसान नजर आए, वो किसानों के साथ जुड़ गई। अनिरुद्ध की हमने बात सुनी कि वो इतना करियर होते हुए वो वर्कर्स के साथ जुड़ गया। हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो किसानों, मजदूरों के साथ जुड़ गए, जो हाशियाग्रस्त हैं, जिनको स्टेट ने अबैंडन कर दिया है, और जो वो लोग हैं जो इस पूंजी के बोझल पहिए का भार अपने कंधों तले के ऊपर उठाकर दबते चले जा रहे हैं। उनकी बात कौन करेगा? और अगर उनकी बात करना ही क्रिमिनलाइज हो गया है कि उनकी बात करने वालों को ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड, स्लीपिंग सेल या फला 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 कहा जा रहा है, तो मैं तो सिर्फ ये हमारा एक अदना सा दावा है कि हम लोग तो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने
कुछ हाशियाग्रस्त लोगों का जो दर्द है वो महसूस किया है और समझ के इंटरवीन करने की कोशिश की है। मैं समझती हूँ, जैसा कि सब साथियों ने कहा, सीमा ने कहा, उनके पास सब कुछ है, उनके पास एजेंसियां हैं, आर्मी है, बंदूक है, हथियार है, हमारे पास सिर्फ हमारी आवाज है और हमारे पास विवेक है। हम समझ सकते हैं कि आज की जो ये स्टेट है, दमन जो है वो इसकी जो टूल किट है उसका एक और जिस तरह का विकास ये डिफेंड कर रही है उसका एक बहुत भारी हिस्सा है। और आज अगर दमन ये स्टेट कर रही है अलग अलग सेक्शंस के ऊपर और वो सेक्शन अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, मुसलमान हो और फिरके के लोग हो, वो अलग अलग लड़ रहे हैं। हमारा विवेक हमें ये सिखाता है कि ये लड़ाइयाँ आपस में जुड़ी हुई हैं और हम अपनी आवाज उन लड़ाइयों को और एक जो व्यापक लड़ाई है उसके साथ जोड़कर मिलाना चाहते हैं। और मैं सोचती हूँ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने विवेक को कायम रखें और अपनी आवाज को बुलंद रखें। और मैं वहाँ पे सोनीपत में आर्य अधिकार मंच का कन्वीनर भी हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ बार एसोसिएशन सोनीपत की प्रतिनिधि के तौर पर, क्योंकि हमारे साथी पंकज त्यागी एडवोकेट जो हमारे बार के एसोसिएशन सोनीपत के सदस्य हैं, उनको उनके जैसा कि एडवोकेट्स ने बताया कि उनके घर पे रेड हुई और आपको जो सारे फैक्ट हैं सारे इंस्पेक्टरों ने बता दिए। तो उसके खिलाफ हमने बार एसोसिएशन ने विरोध किया। एसपी, सीपी, डीसी सबके सामने हमने ज्ञापन दिए और जो भी विरोध प्रदर्शन हम जो पॉसिबल था सड़क पे भी मार्च निकाल कर हमने विरोध किया। और आज का जो आपका ये कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन है, हम इसकी सॉलिडरिटी में आए हैं, इसके साथ खड़े हैं यहाँ पे। और उस दिन से एक बात जैसे कॉमरेड ने बताई, एडवोकेट ने, सोनीपत बार एसोसिएशन में हड़ताल पे है, आज भी हड़ताल कंटिन्यू चली हुई है। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूँगा, सभी स्पीकर ने इस पे लीगल पहलू पे, सामाजिक पहलू पे और आर्थिक दोनों हर पक्ष पे बातें की हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, इट इज द वर्स्ट टाइम, इट इज द बेस्ट टाइम। जो समय आपको वर्स्ट लग रहा है, इसी के अंदर बेस्ट टाइम के बीज मौजूद हैं। मेरे पिताजी का मेरे को एक उदाहरण याद आता है, थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। मैं बहुत छोटा था, मैं अपने खेत में गया, तो पेड़ सूखा हुआ मिला मेरे को। मैंने पिताजी कहा, पापा ये पेड़ सूख गया। बोला भाई इसकी जड़ में दीमक लग गई, इस पेड़ की जड़ में दीमक लग गई। आप खोद के देखा मैंने उस पेड़ को, तो वाकई में उसकी जड़ों में दीमकें थी। दीमक जिस पेड़ की जड़ में लग जाती है वो पेड़ सूख जाता है। वो दूसरा पेड़ हरा था, बोला भाई यदि आप कोई भी पेड़ हरा रखना चाहते हैं तो उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। तो साथियों, इस जो स्टेट जिस दिशा में बढ़ रहा है, उनकी बात जो जिस मैच्योर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, इसकी एक आवश्यक परिणति है। आप इस समय में अपनी जड़ें मजबूत करो, आपका जो पेड़ है वो कभी नहीं सूखेगा। आपकी सॉलिडरिटी के इसी के साथ मैं इस अपना हम संबोधन को विराम। Thank you, Kapil. He was of course asking all of us to strengthen the roots of मेरा प्रति सपोर्ट है, सॉलिडारिटी है और जो भी बाकी इसके साथ हुआ ऐसा हमारे साथी लोग और उनके परिवारजनों के लिए मेरा एक यहाँ से हम लोग सॉलिडारिटी दे सकते हैं। कि जब ये होता है किसी का लाइफ में तो उसका काफ़ी गहरा प्रभाव होता है और मुझे लगता है कि ये जो अभी NIA ने जो रेड्स किए, मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि यहाँ और भीमा कोरेगांव को लेके भी जिक्र हुआ है। और मुझे याद है कि जब भीमा कोरेगांव का अरेस्ट हुआ था तो वो फेजेस में हुई, एक साथ नहीं हुआ। पहला
राउंड में अरेस्ट हुआ था, इसके बाद इसी ढंग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, यहाँ नहीं दूसरी जगह। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो जो पहला वाला जो अरेस्ट हुआ था फर्स्ट राउंड का, उसका विरोध करने के लिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद फिर दूसरा राउंड अरेस्ट हुआ, ये आपको पता ही होगा। फिर और भी हुए अरेस्ट, होते होते लास्ट में जाके इस्लाम स्वामी, एनी बाबू वगैरह वगैरह। तो इसमें एक तो आप कह सकते हैं कि जो एनआईए ने बाकी अरेस्ट जो किए वो सब, कई लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ अरेस्ट का जो विरोध किया उन्हीं को फिर एनआईए ने डाल दिया। लेकिन ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक चीज जो हमें जो लगता है वो वाला देख के बीमा कोरेगांव का एक्सपीरियंस, कि देखिए स्टेट का पास अनुभव है, मुझे लगता है हमें भी अपना अनुभव बनाना चाहिए। हमें भी जो हुआ है पास्ट में उससे कुछ सीखना भी चाहिए। आपको भी थोड़ा स्ट्रेटेजिकली कभी सोचना पड़ता है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि जैसे सीमा जी ने सही कहा कि मीडिया वाले ऐसे छाप रहे हैं कि माओइस्ट बोल के एनआईए ने बोल दिया, तो मीडिया वाले उसी को रिपीट करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि एक और खेमा है मीडिया का, जो चुप बैठते कुछ भी नहीं बोलते, वो भी एक खेमा है। तो इसमें मुझे जो लग रहा है कि जितने भी विपक्ष में जितने भी लोग हैं, उसमें जितने भी खेमे हैं, उस विपक्ष के जो लोग हैं और विपक्ष के लोग में जो प्रतिरोध कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें से एक खास जो तरीके का एक रेजिस्टेंस चल रहा है भारत में, एक खास तबके का आंदोलनकारी को मुझे लगता है कि उनको थोड़ा अलग थलग करने का भी एक मुझे साजिश तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक पक्ष मुझे दिख रहा है। और जैसे होता है ना, आपको लगता है कि आप भी उसी झुंड के पार्ट हो, आप भी उसी समूह के पार्ट हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आपको हो सकता है कि वो समूह के जो वर्चस्व रखने वाले लोग, हो सकता है कि आपको वो उतना नहीं चाह रहे उस समूह के साथ जुड़ने। तो हो सकता है कि वो वाला जो तबका है वो चुप बैठेंगे, छापेंगे ही नहीं, कवरेज ही नहीं है। भीमा कोरेगांव में कुछ इसी टाइप का हुआ था। मुझे याद है हम लोग जब सेकेंड राउंड ऑफ अरेस्ट जब हुआ था तो इतना बड़ा बवाल हो गया था देश में। उर्मिला थापड़ सुप्रीम कोर्ट गई पिटीशन लेके, आपको पता ही है। बहुत अच्छा इंटरवेंशन किया उन्होंने। लेकिन जब सेकेंड राउंड ऑफ अरेस्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए और ये नेशनल न्यूज बना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए, चूंकि फिर जो बहुत ही फेमस लोग हैं वे, उर्मिला थापड़ के साथ जो बाकी लोग जो पिटिशनर्स थे, देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो ये नेशनल न्यूज हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया। तो मुझे अभी याद है कि जब ये हुआ था तो हम लोग कुछ दोस्त लोग आपस में बात किए थे, ये सोचते हुए कि अगर इस टाइप का इंटरवेंशन फर्स्ट राउंड ऑफ अरेस्ट जो हुआ था उसी टाइम अगर होता तो ये बंद हो, वो ये शायद होता ही नहीं, ये नौबत आता ही नहीं है। लेकिन नहीं हुआ। तो क्यों ये फर्स्ट राउंड ऑफ अरेस्ट में प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करने के लिए नहीं गए, लेकिन सेकेंड राउंड में चले गए। मुझे लगता है कि
कभी कभी खुद के अंदर भी झांक के देखना चाहिए हमें। आईने में हमें भी देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया, क्या नहीं किया। आप उसको फेट अकॉम्प्ली मान के मत चलिए। अगर आप भीमा कोरेगांव को फेट अकॉम्प्ली मानते हैं ना, हाँ भीमा कोरेगांव वैसा हुआ तो आप दोबारा कर रहे हैं, सही बात है, दोबारा तो कर रहे होंगे, लेकिन भीमा कोरेगांव बनने में हम कहां शायद चूक गए होंगे, उसको लेके भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा चर्चा होना चाहिए। यहाँ सब बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सब अनुभवी लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, उनको भी ये बात पता होगा। मैं ये पब्लिक डोमेन में जो घटित हुआ उसका ही मैं जिक्र कर रहा हूं, और वो सीक्वेंस सबको पता है। तो इसलिए आज जब हम ये एक मुकाम में पहुंचे, एक तरीके का क्राइसिस जैसा लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को एनआईए पकड़ के लेके जा रहा है, हमें कतई अच्छा नहीं लग रहा है, और हम इसका विरोध करेंगे, और वो विरोध करने के लिए हम आए हैं। लेकिन ये बात हमने उस टाइम भी बोला था, और हम ये विरोध करते करते, या हम विरोध करेंगे, इसका हमने रेजोल्यूशन लिया था और किया भी था, करते करते भी हमसे बहुत कुछ चूक गया। तो मुझे लगता है कि इस चीज को हमें ध्यान देना चाहिए। और जो दूसरी बात जो है वो ये कि आगामी क्या कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आज यहाँ ये गैदरिंग है, तो हम लोग शायद प्रोग्राम के बाद मिलेंगे, तो ये भी हमें तय करना है। और पूरा जो जैसे सीमा जी ने बताई है कि भाई पटना एनआईए, यानी कि आप देखिए पूरा पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, सोनीपत, पंजाब, पूरा बेल्ट को ये पकड़ रहा है। तो उसी लेवल का मुझे लगता है कि हम लोगों को लामबंद होना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसा प्रोग्राम हमें लखनऊ भी करना पड़े, पटना भी करना पड़े, बाकी उत्तर प्रदेश के बाकी जो टाउन्स है हो सकता है वहां भी हो रहा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ शायद बड़े टाउन्स में ही हो रहे हैं, शायद हो सकता है कि छोटे टाउन्स में भी हो रहे हो। ये उत्तर प्रदेश में पूरा अकाउंट हमें पता नहीं है, तो उसको मुझे लगता है हमें ध्यान में रखना चाहिए। शुक्रिया।